हैं जो हमारा आज का टॉपिक है मध्य पाषाण काल। कल भी हमने कुछ इस नाम से पढ़ा था, लेकिन वो ये नाम था, मध्य पूरा था। आज ये हट गया, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं मध्य पाषाण काल, और फिर जो बचेगा वो ये रहेगा नव पाषाण काल। थोड़ा ध्यान दें, हमने पूरे काल का विभाजन 3 भागों में किया, पूरा, मध्य और नव। पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा, और वो हमने कल पढ़ा है सोहन नदी घाटी, दक्षिण भारत में कोर्तलायर नदी घाटी, और जिसमें बदमदुरै और अतीर पक्कम 2 जगह हैं। अब यहाँ से बात शुरू करें कि सबसे पहले मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी हमें किसने दी, तो वो टाइम था 1967, और जिसने दी वो व्यक्ति था स्टुअर्ट कार्लाइल। ये नाम याद रखना है। सबसे पहले भारत में मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज करने का श्रेय स्टुअर्ट कार्लाइल को है 1967 में, और इन्होंने जहां से खुदाई करके ये हमें दिया वो आप ये कह सकते हो, ये उत्तर बहुत बड़ा है। या तो ये लिखा मिलता है या ये लिखा मिलता है विंध्य क्षेत्र से। प्रश्न आ जाए भारत में मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो विंध्य क्षेत्र से। और एक बात और, अभी सारी बातें प्रश्नों के रूप में। 1967 में स्टुअर्ट कार्लाइल ने विंध्य पर्वत की तलहटी में उसको खोजा। अब एक बहुत बड़ी बात, यहाँ से जितने भी उपकरण मिलने शुरू हुए, हमें पता कैसे लगा कि वो अलग रहे अपने पिछले काल की बनिस्बत, वो ये, उनका आकार इतने इंच का है, लगभग इसके बीच में है, 1/2 से लेकर 3/4 इंच। आप यूं ना पढ़ें, ये आकार पेपर में नहीं आता, लगभग आप यूं पढ़ें कि मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार अपने पहले के उपकरणों के आकार से बहुत छोटा था, इसलिए इनको एक नाम से भी पुकारा जाता है, माइक्रोलिथ। ये नाम याद रखना है। माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म उपकरण, छोटे उपकरण। और आप इस बात को दिमाग में बैठा लें, पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा फर्क ही यही है कि यहाँ से जो मिले वो आकार में बहुत छोटे हैं और सुंदर हैं। ये पहला प्रभाव है, पहला एक विभाजन है उसका, इसलिए इनको एक नाम दिया जाता है माइक्रोलिथ। ये याद रखना। दूसरी बात ये कि इसके उपकरणों में आपने ये पढ़ा, जहाँ पूरा पाषाण काल में इन उपकरणों का बहुत बाहुल्य था, ये ध्यान रखना। कुल्हाड़ियाँ, चापर मतलब गंडासा, चापिंग मतलब 2 तरफा धार वाला। लेकिन अब जो मध्य पाषाण काल में जो उपकरण आए, जिनमें एक नाम तो आप ये लिखोगे खुरचनिया, बेधक। ये बेधक को आप अपनी देसी भाषा में आज ये कह के पुकार, सुराख करने वाले। अब ये तो हो गया, लेकिन इसके अलावा इस युग के कुछ हड्डी व सींग के भी उपकरण मिलते हैं। ये आसान करनी है बात। अब दोबारा दोहराऊं, सबसे पहले विंध्याचल पर्वत जो भारत के उत्तर के दक्षिण के बीच में पड़ता है, 1967 में स्टुअर्ट कार्लाइल ने खोजा। जहां खोजा विंध्य पर्वत में, आकार में बहुत छोटे हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया जाता, माइक्रोलिथ, सूक्ष्म। यहाँ चापर चापिंग कुल्हाड़ियाँ थी, लेकिन यहाँ खुरचनियाँ, बेधक, छोटे मोटे और ये मिले। लेकिन ध्यान रहे, अब यहाँ ये भी है। हालांकि हमने ये भी पढ़ा था, हड्डी की बनी हुई एक प्रतिमा बहुत पहले लोहंदा नाला से भी मिली है। ये इतनी बात महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो बात महत्वपूर्ण है वो ये, भारत में सबसे पहले अस्थि पंजरों के अवशेष, कंकालों के अवशेष हमें मध्य पाषाण काल से ही मिलने शुरू होते हैं, उससे पहले मिलने शुरू नहीं होते। ये याद रखना। यानी कि सबसे पहले अस्थि पंजर, कब्रिस्तान। और एक बात और जोड़ दूं, सबसे पहला अस्थि पंजर कब का मिला, मध्य पाषाण काल का। और सबसे ज्यादा जो उपकरण मध्य पाषाण काल के मिले हैं, उनमें संख्या भी सबसे ज्यादा किसकी है, कंकालों की। ये थोड़ा मैच करना है इसको। मध्य पाषाण काल में जहाँ अस्थि पंजरों का सबसे पहला अवशेष मिलता है, वहाँ मध्य पाषाण काल में प्राप्त किए गए अवशेषों में से सबसे ज्यादा संख्या है ही कंकालों की, अस्थि पंजरों की है। ये याद रखना। ये तो हो गई मूल बात, कहाँ से मिला, क्या मिला, किस विशेषता के कारण ये युग मध्य पाषाण काल माइक्रोलिथ एज के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कहाँ कहाँ से मिले, बात पूरी हो जाएगी।
क्या मिला, क्या विशेषता है, कहाँ कहाँ से मिले, बात पूरी, कहाँ कहाँ से मिले। सबसे पहला नाम आ जाइए, बहुत ही बड़ा वो नाम है राजस्थान। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर एक जगह है बागौर। ये तो राजस्थान के इतिहास में बहुत पढ़ा जाता है, ये पटवारी वाले बच्चे तुरंत उत्तर दे देते हैं क्योंकि उनके सिलेबस में है। तो राजस्थान में भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर बागौर। लेकिन अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, पेपर में आ जाए, भारत में राजस्थान में एक पूरा मध्य पाषाण कालीय स्थल जो संबंध है पाषाण काल से, वो कौन सा रहेगा, बागौर। क्यों रहेगा वो बात, भीलवाड़ा कोठारी नदी बागौर नाम की जगह पर भारत का पुराना पशु का पुराना अस्थि पंजर मिला है, पशु पालने का पुराना अवशेष मिला है। एक चीज और जोड़ दूं, जब राजस्थान पढ़ाया जाता है तो बाड़मेर में एक जगह और पढ़ाई जाती, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर में भी बागौर के जैसा ही अस्थि पंजर मिला। इसका मतलब भारत में प्राचीन पशु पालने का मध्य पाषाण काल का उदाहरण राजस्थान से भी मिला, और राजस्थान के अलावा एक जगह से और भी मिला। मध्य प्रदेश में एक जिला है होशंगाबाद, होशंगाबाद में एक जगह है आदमगढ़। आप जब किरण गाइड भी कुछ लोगों के पास है, जब आप उसको पढ़ते हो तो केवल इतनी ही बात लिख छोड़ता है कि मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत छोटे थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ भी कहते हैं। उसके अलावा इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है अस्थि पंजरों का मिलना। और वो अस्थि पंजर कहाँ से मिलते हैं, दो जगह एक साथ लिखता है, बागौर और आदमगढ़, वो साथ ही लिख देता है, और आगे लिख देता है पशुओं के अस्थि पंजर या पशु पालने का पुराना प्रमाण। लेकिन थोड़ा ध्यान रहे, बागौर राजस्थान में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, और दोनों में ही मध्य पाषाण काल के अस्थि पंजर मिलते हैं। ये बात बहुत बड़ी है पेपर में आने के लिए, इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं। ये बात हो गई, ये एक स्थान। अब सवाल ये, इस बागौर के बारे में पेपर में आने के लिए सबसे बड़ा प्रश्न, और मैं मानता हूं अगर किसी ने प्रश्न उठाया, 2-3 बार तो उत्तर दे चुका हूं मैं इसका पेपरों में, इसकी खोज किसने की, इसका उत्खनन किसने किया, बागौर का। और आपने ये नाम पढ़ा होगा वीरेंद्र नाथ मिश्र, जिसको आप कहते हो VN मिश्र। और जब इसका उत्खनन हुआ हमारा केसी महोदय तो ये कहते हैं 1968 से 1970। राजस्थान की गाइडें, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, वो कहते हैं 1967 से 1970। इसलिए टाइम नहीं पूछा जाता, बहुत बार पूछा गया है। बागौर के उत्खनन से जो संबंधित व्यक्ति है वो VN मिश्र है, यह याद रखना। या इसका पूछा जाता है या भीमबेटका की गुफाओं के उत्खनन करता पूछे जाते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। तो अब बात ये, आसान करो, पूरा पाषाण युग के बाद कौन सा युग है, मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले, विंध्याचल पर्वत। किसने खोजे, स्टुअर्ट कार्लाइल। कब खोजे, 1967। क्या विशेषता है इनकी, आकार में छोटे, इसलिए नाम क्या दिया गया, माइक्रोलिथ उपकरण, सूक्ष्म उपकरण। उनमें ये नहीं है, उनमें अब ये चीजें ज्यादा है, खुरचनियां, बेधक, बरमे और हड्डी व सींग के बने हुए उपकरण। लेकिन अब हम जब ये पढ़ लें, अब पढ़ते हैं कि इसके काल के अवशेष हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहला नाम मैंने लिया बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान, उत्खनन करता वीरेंद्र नाथ मिश्र। और अब आता है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, जिसकी खोज करने वाले हैं RV जोशी, जिन्होंने इसकी खोज की, और यह समय था 1964। यहाँ से भी जो चीज मिली वो भी बागौर की तरह पशुओं के हड्डियों का ढांचा, इसलिए एक जैसा मिला। एक अपवाद के रूप में मैंने तिलवाड़ा राजस्थान भी रखा। तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर में है, जहाँ से पशुओं की हड्डियां बिल्कुल किसके जैसी, बागौर जैसी मिली। अब आ जाइए, दो जगह तो ये हो गई। मध्य पाषाण काल का एक नंबर ये है, दूसरा नंबर आदमगढ़ है, तीसरा नंबर बहुत प्रसिद्ध है भोपाल में भीमबेटका की गुफाएं। लेकिन अभी भी कुछ और कहूंगा, चित्र नहीं कहूंगा। यहां भी भीमबेटका की गुफाओं की खास बात यह है, यहां से इसके प्रमाण मिले हैं, दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं, हड्डियों के कंकाल जले हुए मिले हैं। इसका मतलब यहाँ किसी मनुष्य को जलाया गया, उसका अंतिम संस्कार किया गया भीमबेटका से। आप अभी गुफाएं शब्द तभी लगाना जब आप इनको इससे संबंधित कर दो।
तब तक गुफा मत बोलना, जब तक चित्र नहीं पढ़ो, तब तक सिर्फ जगह का नाम पढ़ो। भीमबेटका, भोपाल, मध्य प्रदेश, रायसेन जिला। भीमबेटका में दाह संस्कार के, लेकिन किस युग के? आपको उलझन यही होगी, जगह बार बार रिपीट हो रही हैं, 2 जगह रिपीट हो रही हैं, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। एक तो बेलन नदी घाटी रिपीट होती रही, और एक रिपीट हो रहा है बार बार भीमबेटका, जो पूरा पाषाण काल से भी संबंधित है। उस समय तो कुछ उपकरण मिले हैं, मध्य पाषाण काल के दाह संस्कार के अवशेष मिले हैं, और नव पाषाण काल के मिलेंगे चित्र। जब चित्र लिख दूं तब लिख देना गुफाएं। तो चित्रकारी कहाँ है? गुफाओं में। जिनको शैल चित्र, शैलाश्रय, गुफा चित्रकारी, वो नव पाषाण काल में पढ़ेंगे। तो ध्यान रहे, भीमबेटका की गुफाओं की खोज करने वाला व्यक्ति 1958 में V.S. वाकणकर महोदय। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। 3 नाम लिखे हैं मैंने अभी। बागोर का उत्खनन करने वाले हैं V.N. मिश्र, टाइम याद न रहे चलेगा। आदमगढ़ होशंगाबाद का उत्खनन करने R.V. जोशी, और भीमबेटका की गुफाओं का उत्खनन करने वाले, ढूंढ कर देने वाले V.S. वाकणकर। ये बहुत बार आया पेपर में। और V.S. वाकणकर ने भीमबेटका से मध्य पाषाण काल के अवशेषों को ढूंढने में हमारी मदद की है। अब ये 3 हो गए हमारे पास। कितने स्थल हो गए? 3। और अब आपके सामने एक पिक्चर बन रही है। मध्य पाषाण काल की कुछ ही विशेषताएं हैं। छोटे उपकरण कार्लाइल ने खोजा, ज्यादा कहां से मिलते हैं? मध्य प्रदेश से। और गौर करना, इसके बाद 3 जगह हमने पढ़ी हैं। आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत में ही पड़ता है। और आप वहां चले जाइए, भीमबेटका की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में, वो भी विंध्याचल पर्वत में पड़ती हैं। 3 जगह ही हमने पढ़ दी। चौथी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जगह ये है सराय नाहर राय। ये आपको हो जाती जगहों के नाम, सराय नाहर राय और महदहा। ये नेट में प्रश्न आया, इसमें से एक प्रश्न आया था नेट। सुनोगे तो याद रहेगा कि क्या आया था, पेपर दिया हो तो। दोबारा से बात कर दूं, अगर अब जिस पर हमारी बात हो रही है, मध्य पाषाण युगीन स्थलों पर बात हो रही है, वो कौन कौन से हैं? राजस्थान में बागौर, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में 2, सराय नाहर राय और महदहा। 2 जगह हैं उत्तर प्रदेश में जहां से क्या क्या मिला है। यहाँ थोड़ा बारीकी है बात में, ये समझनी है। सराय नाहर राय से 14 तो कब्रें, 14 तो मिले हैं शवाधान, और 8 मिले हैं गर्त चूल्हे। ये पेपर में नेट में प्रश्न आया था। गर्तावास, गर्त चूल्हे, जमीन के नीचे चूल्हे कहां से मिले हैं? महदहा से मिले हैं। वो ये ना पूछे उत्तर प्रदेश पूछ ले तो भी उत्तर सही है। ये कौन से युग से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित। 14 कब्रें और 8 गर्त चूल्हे। कहां से? सराय नाहर राय और महदहा से। महदहा से एक ऐसी कब्र मिली है जिसको युगल कब्र कह सकते हो, एक स्त्री और एक पुरुष। ये थोड़ी ही बातें दे रहा हूं, ज्यादा आपको किताब टटोलने की जरूरत नहीं इतनी बात करने के बाद। तो ये ध्यान रहे, सराय नाहर राय से तो ये चीज मिली, 14 कब्रें और 8 गर्त चूल्हे। महदहा से एक कब्र मिली जिसमें युगल है, एक स्त्री और एक पुरुष है, ये जोड़ दो। और एक महदहा से अनाज को रगड़ने का सिलबट्टा मिला है। ये और याद रखना, जिससे पता चलता है कि अनाज पीसने का काम होता था। इसका मतलब उनको थोड़ा बहुत भोजन करने के बारे में कृषि का ज्ञान उनको होने लगा था। इसी से आधारित बात है कि मध्य पाषाण काल के एंड में मनुष्य ने प्रारंभिक स्तर पर कृषि करना सीख लिया, अभी व्यापक स्तर पर कृषि का जन्म नहीं हुआ। ये एक बारीक बात है। अगर आपसे प्रश्न में लिख दिया जाए मनुष्य ने व्यापक स्तर पर कृषि करना कब शुरू किया, तो वो नव पाषाण काल है। लेकिन जंगली कृषि करना उसने शुरू कर दिया था, वो किस युग में? मध्य पाषाण युग में। तो अब जिन पे आपको ज्यादा चीज याद रखनी है, जो चीज वो यही है, 4 जगहों के नाम, बागौर, होशंगाबाद में आदमगढ़, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय और महदहा। 8 गर्त चूल्हे, 14 कब्रें तो सराय नाहर राय से। और याद रहे, इन कब्रों में एक कब्र के पैर पूर्व की ओर है, सिर पश्चिम की ओर है। ये भी ध्यान रखना। कहां पर? इन 14 कब्रों में। ये एक वहां की परंपरा थी।
यानी कि पैर पूर्व की ओर सिर पश्चिम की ओर। बिल्कुल ही उल्टा मामला है सिंधु सभ्यता से, जो क्या हो गया था बाद में, उत्तर दक्षिण हो गया था। रोपड़ में उसका भी उल्ट मिलता है, लेकिन अभी तो ये यहाँ मिलता है कि यहाँ की कब्रों में से ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनके पैर पूर्व की ओर हैं और सर पश्चिम की ओर। क्यों याद रखें जितना मिला है। ये हो गया आपका मध्य पाषाण काल। लेकिन मध्य पाषाण काल के बारे में दो बातें मैंने और भी कह दी। इस काल का मनुष्य स्वभावतः संभवतः आग का आविष्कार करना सीख गया था। आग का आविष्कार उसने कर लिया था, लेकिन दोनों ही चीजें थोड़ी अपवाद हैं। क्यों अपवाद है? जब कोई युग खत्म होने वाला हो और किसी चीज का आविष्कार हो और फिर नए युग में भी उसका आविष्कार बड़े पैमाने पर किया जाता हो, तो वो हमेशा उलझन में डालती है कि क्या आज जो हमने लाखों के वर्षों में जो युग रखे हैं, अब एक्यूरेट तो वो नहीं है। अगर मैं लाख की बात करूं और वहां सैकड़े की तो कोई बात ही नहीं, 100 वर्षों की 50 वर्षों की तो वहां कोई गिनती ही नहीं है। तो इसीलिए जब पेपर में आता है कि मनुष्य ने आग का आविष्कार, खेती का आविष्कार, तो नव पाषाण में क्यों रखते हैं? इसी वजह से, क्योंकि वो मध्य पाषाण काल के बिल्कुल एंड में मिलते हैं। संभवतः हो सकता है वो नव पाषाण काल से जुड़े हुए हों, और हमारे कालक्रम में शायद थोड़ा बहुत भेद हो गया हो। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर खेती करना और आग से अपने मांस को पकाना उसने सीख लिया था। लेकिन एक बड़ी बात, अब उसका भटकता हुआ जीवन समाप्ति की ओर था। अब वो गुफाओं में रहने लगा और स्थायी बस्तियां बनानी थोड़ी थोड़ी शुरू उसने कर दी, क्योंकि जहां कृषि का जन्म वहां घुमक्कड़ जीवन की समाप्ति। अब जो फिर बात बताऊंगा वो नव पाषाण काल की, वो बहुत ही टेढ़ी है। उसमें 3-4 बातें ज्यादा फंसाने वाली हैं, बाकी कुछ नहीं। नव पाषाण काल का मतलब है धीरे धीरे मनुष्य आज के युग में पहुंच गया। तो सबसे पहले फिर वही तरीका ढूंढने का, नव पाषाण युग की खोज किसने की, कहां से की, क्या विशेषता है और कहां कहां से मिले। 4 ही चीजें बार बार हम पढ़ रहे हैं। तो नव पाषाण युग की जहां खोज हुई वो जगह यहाँ है सबसे पहले, हाँ, बेलन नदी घाटी में। बेलन नदी जो किसकी सहायक नदी है, पहले तो ये याद, बार बार कह रहा हूं 2 दिन से। बेलन नदी इलाहाबाद का एरिया वो सारा छूता है उसे, और वो जिसकी सहायक है टोंस नदी की सहायक है। 1860 ईस्वी में लेमन सूरियर महोदय ने इसकी खोज की। ये नाम बहुत बड़े हैं तीनों। याद हो आपको पूरा पाषाण काल, डी टेरा याद है 1935, मध्य पाषाण काल स्टुअर्ट कार्लाइल, और नव पाषाण काल लेमन सूरियर किस नदी में। और ये पेपर में ना आए, सीधा ये रख दे तो भी गलत नहीं है। किसकी सहायक है वो, टोंस की, तो टोंस नदी कह लो तो भी गलत नहीं है। अब हड़प्पा जो है वो रावी के तट पर मिला, पर नाम तो सिंधु सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, तो गलत तो नहीं है। तो ये ध्यान रहे, लेमन सूरियर महोदय ने 1860 ईस्वी में टोंस नदी की घाटी में सबसे पहले नव पाषाण काल के अवशेष सामने लाकर रखे। अब सवाल एक और, इसका कालक्रम क्या है? मैंने यही तो कहा था ना, 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, दोबारा टाइम पे आप 2.5 लाख से 1 लाख निम्न पुरा पाषाण का, 1 लाख से 40,000 मध्य पुरा पाषाण का, 40,000 से 10,000 उच्च पुरा पाषाण का, 10,000 से 4,000 तक मध्य पुरा पाषाण काल, और 4,000 से 1,000 तक नव पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यहाँ जरा देखिए, क्या नव पाषाण काल की बस्ती सिंधु सभ्यता में नहीं घुस गई? घुस गई। और वो जगह कहाँ जहाँ ये दोनों के प्रमाण मिले? अब मैं ये कहूँ कि वो जगह जहाँ पर नव पाषाण काल की बस्ती का भी अवशेष मिले, और ठीक जब उस बस्तियों का एंड होने हो, देखो इसको यूँ समझो, आप कालीबंगा पढ़ते हो, कालीबंगा में कितने स्तर हैं? 5। सबसे नीचे का स्तर सबसे पुराना रहेगा और सबसे ऊपर का स्तर सबसे लास्ट रहेगा, और अंतिम स्तर को आप कई बार ये भी नाम दे देते हो कि उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित है या हड़प्पा के अंतिम युग से संबंधित है। तो यहाँ भी आ जाइए। तो उसका जो पहला स्तर, 2 स्तर मिले हैं एक जगह से जिसकी मैं बात करूंगा, और वो जगह ये है बलूचिस्तान में मेहरगढ़, भारत में पाई गई सबसे प्राचीन नव पाषाण काल की बस्ती मेहरगढ़। बहुत प्रश्न होंगे यहाँ, गौर करना जरा। देखो, अगर मैं आपसे सवाल करूं और ये पूछा भी जाता है, नव पाषाण युग का सबसे प्राचीन काल जो रखा जाता है कब से? 4000।
संभवतः जहाँ खत्म माना जाता है 1000। और उसका अब यूं कह रहा हूं, हमारे उपमहाद्वीप में भाई तब तो आजाद नहीं हुए थे, भारत भी लिखा हुआ है, भारत में या उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की सबसे पुरानी बस्ती के प्रमाण यहां से मिलते हैं। मेहरगढ़ कितना पुराना है? मेहरगढ़ 7000 साल पुराना साक्ष्य देता है, यानी कि और इससे भी पुराना नवपाषाण युग की प्राचीन बस्ती है मेहरगढ़। और उसकी एक बात और भी जोड़ूंगा, ये मेहरगढ़ 2 स्तरों में बंटा हुआ है, 1 और 2। पहले स्तर से तो उपकरण जो मिले वो किसके मिले, ये समझना, पत्थर के पहले स्तर से, नीचे के स्तर से जो उपकरण मिला पत्थर का, ऊपर के स्तर से जो उपकरण मिला वो किसका, समझना इस बात को। तो पहला स्तर तो कहां चला गया, नवपाषाण काल के प्रारंभ में। दूसरा और अंतिम स्तर कहां जाके खत्म हो रहा है, सिंधु सभ्यता में। ये नवपाषाण युग का बिल्कुल एंड है। और एक बात तो ये 2 स्तर मिले, फिर कह रहा हूं कहां से, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ ही वो पुल है जहां से आप कह सकते हो कि पाषाण काल से मनुष्य आधुनिक शहरों में रहने वाला पुल का काम करता है, वो संक्रमण काल को भरता है वो मेहरगढ़। इसीलिए मैं कालीबंगा जब पढ़ाता हूं तो कभी नहीं कहता कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगा से नहीं है, वो यहां से है। कपास की खेती यहां भी होती, आप देखना, गेहूं कपास दूसरे स्तर से नहीं, 7000 साल पुराना पहले स्तर से कृषि के प्रमाण मिले, और वो प्रमाण है 7000 से 6000 के बीच में। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ है, जहां नवपाषाण काल की बस्तियां भी मिलती हैं और आधुनिक काल के मनुष्य की सभ्यता की बस्तियां भी मिलती हैं। ये हो गई एक बात। अब आ जाइए, मेहरगढ़ में पहले स्तर के लोग उल्टे सीधे कच्ची ईंटों के मकान बनाते थे, बिखरे हुए, योजनाबद्ध नहीं थे। बाद के काल में ईंटों का प्रयोग हुआ, लेकिन पक्की नहीं, योजनाबद्ध होने लगे, यानी कि वो कहाँ के खत्म हो रहा है, 1000 में खत्म हो रहा है, आधुनिक आने वाला शहरी मनुष्य के अंदर आके खत्म हो रहा है। एक बात और इसमें जोड़ो, इस काल का मनुष्य बर्तनों का प्रयोग, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना नहीं जानता था। ये है बात मेहरगढ़ की, ये ध्यान रखना। इसके बाद ही सारी तरक्की हुई है सिंधु सभ्यता में, जो भी हुई है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, हाँ हो गया, लेकिन इस युग के ये कब का है और वो कब की बात है, 4000। इसलिए मेहरगढ़ अपवाद है, बार बार इसी पे जोर दे रहा हूँ। पुरानी बस्ती जो मध्य पाषाण युग से कहाँ लेके आ रही है, नवपाषाण युग में इस तरह से बर्तनों का प्रयोग नहीं है, लेकिन जब यहाँ पहुँच गए तो जिसका पे तो लाल और काले रंग के मृदभांड आप पढ़ते हो वो हो जाते हैं। अब ये तो हो गई ऊपरी बात है, दोबारा दोहरा दूं। किसने खोजा 1860 में लेमन सूरिया में, किस नदी के घाटी में, बोलन, वो जो किसकी सहायक है, पौंस। अब उसकी प्राचीनता तो हमारे यहाँ क्रम से तो जाती है 4000, लेकिन हमारे उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी बस्ती नवपाषाण काल की, जो मध्य पाषाण काल से भी जुड़ी है, नवपाषाण काल से भी जुड़ी और आधुनिक मानव से भी जुड़ी है, वो मेहरगढ़ है। पुराने से पुराना साक्ष्य 7000 है, और वो कृषि का है, कपास की खेती का है। पहले स्तर से उपकरण पत्थर के, दूसरे स्तर से तांबे के। ये क्रम है, सभ्यता का क्रम है जो यहाँ से मिला। और अब जोड़ता हूँ आगे कि कहाँ कहाँ से और क्या क्या विशेषताएं मिली हैं नवपाषाण युग की विशेषताएं। खेती का पूरा प्रयोग, आग का पूरा प्रयोग, पहिए का पूरा प्रयोग, और चाक पर बनाए गए बर्तनों का बड़े रूप में प्रयोग। 3-4 चीजें बोल दी हैं मैंने, दोबारा बता दूं। पहिए का प्रयोग, पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हो गया तो चाक का आविष्कार हो गया, चाक का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, खेती बड़े पैमाने पर हुई। एक चीज अभी भी छोड़ रहा हूं, पत्थरों की चीजें बननी अभी भी बंद नहीं हुई। अगर आप समझ लो, सिंधु सभ्यता को यद्यपि कांस्य काल की सभ्यता कहते हैं, क्या उस समय पत्थरों का प्रयोग बिल्कुल बंद हो गया? नहीं बंद हुआ, उल्टे और सुंदर हो गया। पत्थर कैसे होने लगे? चमकदार, पालिश युक्त होने लगे। धौलावीरा को जोड़ो, धौलावीरा से एक श्वेत पाषाण खंड, चमकदार श्वेत पाषाण खंड मिला है, जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश से नहीं हुई, जो उसके ऊपर पालिश की गई है। तो नवपाषाण युग की ये विशेषताएं हैं, पत्थरों के औजारों के ऊपर चमकीली पालिश, पहिए का प्रयोग, आग का प्रयोग, चाक का प्रयोग, ये चीजें याद रखनी है। कृषि का प्रयोग। अब आ जाइए उन स्थानों पर
सीधे बोल रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं। हाँ जी, वो सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है और वो भी उसके पहले स्तर से जुड़ा हुआ है जो 4000 से भी पीछे ले जाके छोड़ रहा है हमें, बस इतना। अब बात ये, सबसे पहला स्थान जो पेपर में आने लायक रट्टा मारने वाला नवपाषाण युग का स्थल उत्तर भारत में जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में 2 जगह हैं जो नवपाषाण युग की हैं, बुर्जा होम और गुप्त कराल। 2 नाम मुश्किल जरूर है पर यही प्रश्न यही है। इसके अलावा पाषाण युग में आपको पेपर में कुछ ऐसा उलझन देने वाला नहीं मिलने वाला। फिर कहोगे कि यही तो था जो हमें याद नहीं हो। बुर्जा होम, गुप्त कराल, ये दोनों जगह कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। ये ध्यान रखना। अब हम किस पे पहले क्या चर्चा की, कहाँ मिले, किसने खोजे, क्या विशेषताएं हैं उस युग की, अब कहाँ से मिले और कहाँ से मिले। नवपाषाण में तो ये भी देखना है कि क्या मिला, क्योंकि वो वहां क्यों पढ़ते हैं क्या मिला, वो जोड़ रहा है आपको, आगे की सभ्यता से सिमिलरिटी दे रहा है, इसलिए आपको पता चलता है वो एक क्रम है। जैसे बुर्जा होम में क्या मिला, बहुत प्रसिद्ध बात है जिसको आप कहते हो देसी भाषा में गड्ढा घर, गर्तावास। एक बात हो गई। मानव के साथ क्या दफनाया गया, और याद रहे ये एक जगह सिंधु सभ्यता के स्थल से भी मिली, याद है ना, रोपड़ से भी मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। तो नवपाषाण युग की उत्तर भारत की शीर्षस्थ 2 बस्तियां हैं। मेहरगढ़ के बाद जो नाम आता है बुर्जा होम और गुप्त कराल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। गर्तावास कहते हैं इन्हें वैसे तो, जिन्हें मैं गड्ढा घर कह रहा हूँ, आपको पेपर में ये लिखा मिलेगा। गर्तावास, जमीन के अंदर धंसे हुए घर, और मानव के साथ कुत्ते को, जानवर को दफनाने का साक्ष्य है। और इसके साथ अब दूसरा नाम क्या है? गुप्त कराल। लेकिन याद रहे गुप्त कराल से क्या मिला, 2 चीजें बहुत बारीक हैं। यहां पर भी सिलबट्टा, और यहां पर सिलबट्टे के अलावा हड्डी की सुई 2, और तीसरी बात बहुत बड़ी है, तीसरी तो बहुत ही बड़ी है, गेहूं, मटर, मसूर और टमाटर, 4 के अवशेष और मिले। गेहूं, मटर, मसूर, टमाटर, 4। कौन सी जगह? गुप्त कराल। और ये बताता है कि गेहूं को पीसा जाना उनको आता था। ये याद रखनी है बात, क्योंकि जब सिलबट्टा मिलता है तो बहुत कुछ बताता है। कुछ रगड़ा गया होगा, कुछ होगा, जो हो, गेहूं हो, अनाज तो कोई रहा होगा। इसलिए नवपाषाण काल तक लोगों को कृषि का पूरा ज्ञान था। फिर कह दूं, उत्तर भारत का सबसे पहला स्थल बुर्जा होम, गुप्त कराल। और गुप्त कराल और बुर्जा होम के बारे में बात ये प्रसिद्ध है कि वहां पर गड्ढा घर, गर्तावास और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का अवशेष यहाँ, और गुप्त कराल से हड्डी की सुई और सिलबट्टा, गेहूं, मटर, मसूर और टमाटर, 4 चीजें इसमें जोड़नी है। दूसरा स्थल बहुत प्रसिद्ध है, वही पेपर में आता भी है, और किरण में वो नाम ही दिया और कुछ दिया नहीं, इसमें बहुत कम दिया। फिर वहां आ जाओ, बेलन घाटी में भी कुछ मिला। चलो आपको एक बात याद कराऊं, आपको याद है, बार बार बेलन घाटी का नाम ले रहा हूं, कभी मध्य पाषाण काल में, कभी नव पाषाण काल में। आप उलझोगे कि फिर यहाँ कैसे अलग करें कि बेलन घाटी में ही सब कुछ मिला है। याद हो, जब निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ा रहा था, मैंने कहा था उसके अवशेष चित्तौड़ और डीडवाना से भी मिले। मैंने कहा था बेलन घाटी एक ऐसी जगह है जहां से सारे पाषाण युग के अवशेष मिले, कहा था ना, जहां से पूरे युगों के, नव, मध्य और उच्च पूर्व पाषाण सबके ही मिले। और एक लिखा था लौंदा नाला एक ऐसी जगह है जो अलग करती है, अवशेष पत्थर के तो मिले ही मिले, वहां हड्डी की प्रतिमा भी, उसने अलग किया था उसको, इसलिए भूलना नहीं। बेलन घाटी हर जगह आ रही है। तो बेलन घाटी में एक उत्तर प्रदेश में जगह है ये इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक जगह है ये कोलडीहवा, और ये तो पेपरों में आता रहा। आईएएस के पेपर उठा के देखो, पाषाण काल के प्रश्नों में 50% प्रश्न ही आया हुआ। कोलडीहवा क्यों प्रसिद्ध है? दुनिया में सबसे पुराना चावल का प्रमाण, ये याद रखना, दुनिया में सबसे पुराना चावल की खेती का प्रमाण कोलडीहवा, इलाहाबाद, बेलन नदी घाटी में मिला है। लेकिन वो चावल की किस्म जंगली है। ये बहुत बड़ा शब्द क्यों लिखा? वजह है उसकी,
जंगली कहने का मतलब क्या है कि अभी चावल की खेती शुरू ही हुई है। और याद रहे आपको, इस जमाने का आदमी जब खेती करता था तो संभवतः वो एक बार एक जगह खेती करने के बाद दूसरी जगह साफ करके खेती करता, ये याद रखना, क्योंकि उस आदमी को इतना ज्ञान नहीं था कि आज के तरीके कैसे अपनाए जाते हैं, दोबारा खेती के लिए बीज कैसे तैयार किया जाता है। इसीलिए जंगली किस्म की खेती होती थी। आज तुम सीड तैयार करते हैं, तब उसको सीड तैयार करने का ज्ञान नहीं था। वो एक बार 4-5 महीने के लिए कहीं रहा, फिर आगे चला गया, जंगल साफ किया, फिर खेती की, फिर आगे चला गया। तो यहाँ ये ध्यान रखें, जंगली किस्म का चावल होने का ही मतलब है कि ये चावल जब भी बोया गया शुरुआती स्तर पर बोया, शुरुआती स्तर पर बोया गया, तो हम कह सकते हैं दुनिया का सबसे पहला, क्योंकि उस टाइम का, और ये चावल का शाख से 6000 साल पुराना है, और दुनिया में कहीं भी 6000 साल पुराना चावल का अवशेष नहीं मिला। इसलिए दुनिया में चावल की खेती का सबसे पुराना प्रमाण। और एक बात और याद रखना, यद्यपि चावल की खेती का प्रमाण आहड़ से भी मिला है, और आहड़ के एक मृत भांड में एक चावल मिला है, वो जो आज देहरादून में बोया जाता है, जो वर्तमान में एक बासमती चावल के जैसे किस्म का चावल, जिसके अवशेष हमें आहड़ से भी मिले हैं। लेकिन चावल की सबसे पुरानी खेती का प्रमाण हमें कोरडीहिवा से मिला है। किस नदी घाटी में है? बेलन में। और ये कोरडीहिवा कहाँ है? ये भी आ जाता है सीधा पेपर में, नाम नहीं लिखा होता कोरडीहिवा। और ये भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, कोई भी चीज छोड़ने वाली नहीं। मैंने उतनी चीजें निकाली है पाषाण युग से जो नहीं छोड़ने वाली। वैसे किताब पढ़ोगे तो आपको इससे चौगुनी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन चौगुनी चीजें पढ़ने के बाद आप इससे ज्यादा बात निकाल नहीं पाओगे जो मैंने बताया। इतना ही सार है। और मैं तो सब मान लेता हूँ, संतुष्टि नेट में 2 प्रश्न है और दोनों इनमें से थे जो हमने पढ़े। और अगर हम उस लेवल को अगर टच कर रहे हैं तो फिर आपको अगर इतना भी याद रह जाए तो कम नहीं है, हो जाएगी बात कंप्लीट। और ये याद रखो 12th लेवल में है वहाँ, इसलिए जितनी बात हमने करी है वो बात छू देगी पेपर को। पिछली बार भी सीधा है, सोहन नदी में कितनी वेदिकाएं मिली हैं, संख्या पूछी गई थी 5। अब वो तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन इससे रॉबर्ट ब्रूस फुट का प्रश्न सामने पड़ा। याद रखना, पल्लवरम नाम की जगह से मद्रास में रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला क्या? कुल्हाड़ी, जिसको हैंड एक्ट, मद्रासी परंपरा, दक्षिणी कल्चर, कई नामों से जाना जाता। और अब एक तो दूसरी जगह ये हो गई। एक हमने पढ़ी कौन सी? पहले शुरू किया मेहर, सबसे पुराना मेहरगढ़, लेकिन वो टाइम से थोड़ा पीछे चला जाता है तो उन केंद्रों में नहीं मानते। केंद्र विधिवत माने जाते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा बुरजाहोम और गुप्तकाल, दूसरा हमने पढ़ा कोरडीहिवा, तीसरा आप पढ़ते हो जो आपके लिए आगे ले जाकर बहुत प्रसिद्ध सवाल बनने वाला, गंगा घाटी। इस गंगा घाटी में कहाँ, पर्टिकुलर जगह कहाँ? पहले उत्तर जान लें। गंगा घाटी वो जगह है जहां से मनुष्य के जीवन का क्रम मिलता है, जैसा कि पहले पत्थर, फिर तांबा, फिर कांसा, फिर लोहा, और फिर खेती का बड़ा प्रमाण। और आप सब जानते हो लोहे के सबसे पुराने अवशेष कहाँ से मिले हैं? गंगा घाटी में मिले। और अब मैं जगह जोड़ रहा हूँ पाषाण युग से। गंगा घाटी वो जगह है जहाँ से पाषाण युग के साथ साथ मनुष्य के जीवन के विकास के विभिन्न चरण एक ही जगह पर दृष्टिगोचर होते हैं। पहले पत्थर का प्रयोग, पत्थर के उपकरण मिल गए, फिर तांबे का प्रयोग, तांबे के उपकरण भी मिल गए, फिर लोहे का प्रयोग, लोहे के उपकरण भी मिल गए। यानी कि मनुष्य बड़े प्राचीन काल से गंगा घाटी में बसेरा तो उसका रहा है, उस जगह को उसने छोड़ा नहीं है। और एक बात और, गंगा घाटी में बिहार में छपरा जिले में एक जगह है चिरांद। ये आपका प्रश्न, गंगा घाटी में जो मैं आपको क्रम दे रहा हूं वो कौन सी जगह से? चिरांद नामक जगह से, बिहार में छपरा जिले में चिरांद नामक जगह से नवपाषाण काल की बस्तियों, नवपाषाण काल की बस्ती के साथ साथ उनके उपकरणों के अवशेष भी, उनके औजारों के अवशेष भी मिले हैं। ये हो गई इतनी बात। 3 स्थल हमने पढ़ लिए हैं, दोबारा बोल रहा हूँ सारी बात। जम्मू कश्मीर में बुरजाहोम और गुफ्तराल। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा कोरडीहिवा। कोरडीहिवा के साथ एक जगह और भी है, महगाह, जगह और भी है महगाह, लेकिन वहां से केवल एक अवशेष मिलता है। कोरडीहिवा से तो चावल का पुराना है। अब आ जाइए अगला जो मैंने अभी नाम बोला, मध्य गंगा घाटी। मध्य गंगा घाटी में मानव के जीवन का क्रम मिलता है। अब मानव के जीवन का क्रम थोड़ी है कि आदमी के पहले तो धोती पहनने के अवशेष मिले, फिर पैंट पहनने के अवशेष मिले, ऐसा नहीं है। मनुष्य का क्या, जो उसने उपयोग किया दैनिक जीवन को चलाने के लिए, जिन उपकरणों का प्रयोग किया, जैसा कि आप कोई किला देखने जाओ, महाराजा गंगा सिंह का चम्मच मिलेगा इतना बड़ा, ऊपर से आधा बंद है, गिरती नहीं चीज, ऐसे पीते थे। आज हम चीजें बदल बदल के, हवाई जहाज को देखो,
पहला वो वहाँ पढ़ा है, वो कैसा है, उड़ता था, प्रथम विश्व युद्ध में काम आया वो, और बाद के आज का हवाई जहाज देख लो। तो ये क्या दिखाते हैं? मनुष्य की उत्तरोत्तर प्रगति जो मनुष्य के दैनिक जीवन से झलकती है। शरीर तो रहा नहीं, कंकाल तो पता नहीं, कंकालों से भी पता लगता, जिसका होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल, ये क्या है, नाम क्यों रखे गए? शरीर की विभिन्न विशेषताओं के कारण। कभी जबड़ा छोटा हुआ, होठ बड़े थे, कभी ये छोटा हुआ, शरीर बड़ा हुआ। ये विभिन्नताएं क्या आती हैं? मनुष्य का विकास, प्रजातीय विकास। आप एक चीज पढ़ते हो, मनुष्य की प्रजाति पर सबसे पहले किताब भी चार्ल्स डार्विन ने ही तो लिखी, द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और प्रजाति कहते किसे? हम पढ़ते आ रहे हैं प्रजाति। प्रजाति क्या होता है? वो नर और मादा जो दोनों मिलकर अपने वंश को, अपनी जाति को आगे बढ़ा सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे और बच्चे पैदा कर सकते हैं, इसको प्रजाति कहते हैं। प्रजाति ये थोड़ी कछुए जैसे दिखने वाले तेरे कछुआ प्रजाति हो गए, मानव जैसे दिखने वाले मानव प्रजाति, ऐसा नहीं होता। जिसमें मेल और फीमेल दो हों, वंश बढ़ा सकें और उनके द्वारा पैदा हुए आगे जो बच्चे हैं वो भी आगे वंश बढ़ा सकें, इसको एक शब्द में पुकारा जाता है प्रजाति। प्राइमेट पढ़ते, प्राइमेट क्या है? स्तनधारी जीव। साइंस वाले तो बड़े आसानी से जान लेते हैं इस चीज को, और इस पर एक किताब लिखी गई है, द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, चार्ल्स डार्विन, जिसने मानव के जीवन की उत्पत्ति के विकास के ऊपर, और वही तो व्यक्ति है जो कहता है जानवर से, बंदर से आदमी बना है, और तो कोई कहता ही नहीं है। इतिहास तो मानता नहीं है, इतिहास तो कहते हैं कि बंदर नहीं, बंदर जैसी स्थिति से उठा। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि मानव मानव बनने से पहले क्या था? जानवर। उसने भी बंदर नहीं कहा, जानवर था। और फिर उसने एक बात कही है, दुनिया में वही टिकेगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा। ये सिद्धांत भी उसका है। मटर के दानों पर उसने प्रयोग किए थे, याद हो? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और वो इससे जुड़ा हुआ है हमारे पाषाण काल से। पर इतनी बातें तो बता दूं तो फिर हमारी भी थोड़ी वो सीमाएं हैं, इससे ज़्यादा फिर हम आगे गहरे जा नहीं पाते। तो यहाँ अब ये बात होगी, मध्य गंगा घाटी, छपरा जिला, बिहार में, जगह का नाम चिरांद, जहाँ से नव पाषाण काल की बस्ती के अवशेष मिले, और न केवल अवशेष मिले बल्कि कृषि करने के बड़े अवशेष मिले। ये भी ध्यान रखना, खेती करने के बड़े प्रमाण, गेहूं की खेती, जौ की खेती, मसूर की खेती, इसके भी पूरे प्रमाण मिले। और दक्षिण भारत में, अंतिम बात कह रहा हूं अब, इसमें मुश्किल नहीं है, दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो नव पाषाण काल की बड़ी बस्तियां जहां जिन एरियों से, राज्यों से मिली हैं, इतना ही लिखा मिलता है किताब में। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में, यहाँ से दक्षिण की परंपराएं, दक्षिण में नव पाषाण काल की बस्तियां, यानी कि पूरे भारत में नव पाषाण काल का मानव फैला हुआ था। और ये इस तरह से आपका एक चैप्टर था। और मेरे ख्याल से अगर आपने घर जो अगला कंसेप्ट हम शुरू तो कर दें, कम से कम महाजनपद युग सबने पढ़ा है, पर मैं कुछ नई बात लेकर आया हूँ उसमें। बेसिक बात सबने पढ़ी है। छपरा जिले में चिरांद नामक जगह पर नव पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, इतनी बात दिखनी। तो हम केंद्रित पढ़ रहे थे उसके। और अब एक इसकी बात मैं कर गया था, अगर बीच में छुट्टी नहीं आती तो मैं पहले महाजनपद ही पूरे करता, पर ये मैंने पहले कहा था कि छुट्टी के बाद आऊंगा तो पाषाण युग पढ़ाऊंगा। महाजनपदों के बारे में जो हमने बात की वो ये, महाजनपदों का उल्लेख कहाँ कहाँ है, बात दोबारा दोहरा दूं। जन्म सबसुत, महावस्तु, चुल्ल निदेश, भगवती सूत्र, अगुंतर निकाय, चारों में हैं। और आजकल के प्रश्न यही हैं, किस में नहीं है, ये समस्या करते हैं आजकल कि किस में उल्लेख नहीं है। और एक बड़ी बात थी, महावस्तु में कंबोज और गंधार का उल्लेख नहीं है, वहाँ यौन और दशारण दो नाम मिलते हैं। तो वो बात तो वहाँ हमने कर दी थी। और मैंने आपको कहा था आपको नाम याद होने चाहिए, और कौन से नाम, पहले तो गुंतर निकाय के याद होने चाहिए। दूसरे नंबर पे मैंने कहा था भगवती सूत्र में भी 16 नाम दिए हुए हैं, अंग, बंग, मगह, मलय, मालव, औच, वत, कच, पाड्य, लाड, वज्जी, मौली, काशी, कौशल, अवध, संभूतक। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत, स्कुरु, पांचाल, अश्मक, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, गंधार और कंबोज। ये दूसरी सूची किसकी है? अगुंतर निकाय की। अगुंतर निकाय किसका हिस्सा है? किस पुस्तक का? सुत्त पिटक का। निकाय का मतलब भाग, किसका भाग? सुत्त पिटक का भाग। 5 भागों में बटा है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, खंडक निकाय, अगुंतर निकाय, संयुक्त निकाय। जिसमें अगुंतर निकाय में पहली बार
और याद रहे उसी की सूची को प्रमाणिक माना गया। सूचियां और जितनी भी है उनमें प्रमाणिक नहीं, प्रमाणिक ये है अगुंतर निकाय की। और पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आ गया कौन सा वो जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, वो भगवती सूत्र है, ये याद रखना। अब मैं सीधे बात शुरू करूं। और एक बात जो शायद आपने ध्यान नहीं दी, जिनको आप कह रहे हो 16 महाजनपद, क्या ये बुद्ध के आने के बाद बने? नहीं। आप ये पढ़ते हो कि बुद्ध जिस समय यहां आए उस समय कितने मौजूद थे? 16। 16 में 14 तो क्या थे और 2 थे, इनका आपको नाम भी याद होना चाहिए। ये वज्जी कितने राज्यों का संघ है और मल कितने का? 2। आपको किसी किताब में यूं पढ़ने को मिले 8 और 2 10, जोड़ दो, उलझते कहां हो? आप लोगों के साथ उलझन कम कईयों के साथ इसलिए रहती है कि आप लोग किताब नहीं पढ़ते। किताब जहां आपका फायदा भी बहुत करती है वहां नुकसान भी कई बार करती है। नुकसान इसलिए हो जाता है कि अगर पूरा ज्ञान नहीं है, उसको पढ़ने का समझ नहीं है, तो ना ही पढ़ी जाए तो बेहतर है। विसी पांडे, केसी श्रीवास्तव, जितने भी झान शिरोमाली, वो एक काम करते हैं, वो लिखते क्या है, महात्मा बुद्ध के समय 10 गणतंत्र मौजूद थे, 14 राजतंत्र मौजूद थे। अब समझ नहीं हो तो 14 और 10 24 हो गए, और वो हुए कितने सारे? तो ये तो पहले सिरे पे ही गड़बड़ हो गया काम। तो वो 24 हुए कैसे? ये 14 तो ठीक है, ये 2 कितने हो जाते हैं? तो ये 14 और 10 24 हो गए। तो ये 8 गणतंत्र हैं, ये 2 गणतंत्र हैं, जिनमें यहाँ तो 2 ही हैं, पावा के मल और कुशीनारा के मल। यहाँ अल्पकल्प के बुली, रामगाम के कोलिये, मिथिला के विदेह, केसपुत के कलाम, पढ़ते हो ना ये सारे नाम, वो तो इसमें है और इसमें 2 ही है, पावा के मल, कुशीनारा के मल। ये इसलिए 10 हो जाते हैं, 10 और 14 24। लेकिन जब इनको और छोटा करें तो ये हो गए 2, ये हो गए 14। इन 2 का ही विभाजन ये है, तो ये 16 हो गए। और वो 16 किसके प्रमाणिक है? अगुंतर निकाय के प्रमाणिक है। अब मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो बुद्ध के समकालीन बात कर रहा हूँ, बुद्ध के समय वहां क्या था, मैं वो बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करी जाए इसकी। आपको इसमें पूरे महाजनपद को पढ़ते हुए 2-3 चीजों का ध्यान रखना। वर्तमान में कहाँ है, बुद्ध के समय वहां राजा कौन था और उसकी राजधानी क्या, और कहीं बड़ा संघर्ष किसी में हुआ है तो वो, और कुछ नहीं। और जहां तक पेपर मुश्किल होता है मान जनपदों से पूछने का ढंग, वो नदियों से होता है। गौर करना, वो किसी नदी के किनारे पूछ लेता तो फिर मुश्किल हो जाता है। आसान बात तो आसान रहती, जैसे अंग में कौन कौन से जिले हैं? बिहार के भागलपुर और मुंगेर। पहली बात तो ये, आप एक चार्ट ही बना ले, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं। अंग लिखा, वर्तमान में 2 जिले उसका नेतृत्व करते हैं, 2 जिले उसका विस्तार को घेरते हैं, भागलपुर और मुंगेर। एक बात मैं आज थोड़ा मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैं वो ला नहीं पाया, वरना मैं इसका चित्र बनाता और मैं लेके आने वाला था, इसकी पिक्चर बनाता यहाँ तो थोड़ा आसानी रहती। अभी वो किताब नहीं है मेरे पास इसलिए मैं वो बना नहीं पाऊंगा, अभी तो केवल हमें इसी से काम चलाना होगा। ये मान लीजिए मगध है, मगध के पूर्व में पड़ता है अंग, इतना जान, मगध इधर है, अंग उधर है। मगध में वर्तमान में गया और पटना के 2 जिले, और अंग में भागलपुर और मुंगेर के जिले। और ये दोनों जो चारों नाम मैंने लिए वो है कहां पर? भागलपुर और मुंगेर भी, पटना और गया भी। पर पहले इसी पे बात करें। अंग राज्य, अंग जनपद मगध के पूर्व में स्थित था। भाई इधर मगध आ गया तो ये इसके पूर्व में। अंग और मगध को अलग एक नदी करती थी, वो नदी थी चंपा। और जो अंग स्थित है वो चंपा और गंगा के संगम पर स्थित है। ये बात अब आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, ध्यान रहे। अब देखना, गंगा, सोन, विंध्य पर्वत, चंपा, 4 बना दिए मैंने, इसको यहां रख दो। गंगा, पूर्व में सोन, चंपा और नीचे विंध्य पर्वत, इसको आप लिख दो, ये इसकी लोकेशन है। तो अगर मैं कहता हूं मगध के पूर्व में है अंग, तो उसको अलग कौन करता? चंपा नदी तो करती है। चंपा नदी अंग को मगध से अलग करती है, और चंपा का पुराना नाम मिलता है मोलिनी।
मालिनी मत लिख देना, मालिनी लिखते काशी हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी वहाँ। वाराणसी का पुराना नाम, काशी का पुराना नाम मालिनी है, और चंपा का पुराना नाम मोलिनी है, ये ध्यान रखना। और अगली बात ये, अब देखिए मैंने इसीलिए पहले नाम बोला दीघ निकाय। अगर मैं दीघ निकाय कह रहा हूं तो वास्तव में मैं क्या कह रहा हूं, सुत्पिटक कह रहा हूं। दीघ निकाय के अनुसार चंपा के निर्माता, चंपा नगर को बनाने का नक्शा बनाने वाला व्यक्ति ये था, महागोविंद। 4 ही बातें पढ़नी है। अंग वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर के जिले, मगध और अंग को अलग करती थी चंपा नदी, अंग मगध के पूर्व में था, और अंग राज्य की चंपा नगरी भी, चंपा का नाम भी चंपा नगरी क्यों पड़ा, क्योंकि किस नदी के किनारे है, चंपा और गंगा के किनारे है, और उस नगरी का नाम मोलिनी है। उसको नगरी का नक्शा बनाने वाला वास्तुकार महागोविंद है। और एक लाइन नई, यहाँ के व्यापारी सुवर्ण भूमि में जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो में व्यापार करने के लिए जाते थे। ये चैप्टर आपकी किताब गाइड में भी छोटा दिया हुआ है, इसलिए साथ ही साथ जो बोल रहा हूँ समय लगे जोड़ देना। दोबारा बोल रहा हूँ, ये यहीं रटाना है मुझे। अंग मगध के पूर्व में, नदी कौन सी अलग कर रही है, चंपा, और वो खुद जिस पर स्थित है चंपा और गंगा। मोलिनी पुराना नाम नगरी, 6 नगरियों में बड़ी नगरी कौन सी, चंपा। और उसके वास्तुकार कौन थे, महागोविंद। किसके अनुसार, दीघ निकाय के अनुसार। और यहाँ के व्यापारी कहाँ जाते थे, सुवर्ण भूमि। सुवर्ण भूमि कहते इंडोनेशिया हो जा, जावा, सुमात्रा, बाली और बोर्नियो, वहाँ व्यापार करने के लिए जाते थे। लेकिन अब एक अंतिम बात कि बुद्ध से पहले मगध के ऊपर अंग का अधिकार था, लेकिन कालांतर में मगध के राजाओं ने अंग को जीत लिया, और वो जीतने वाला नाम सब जानते हो, बिंबिसार। सब जानते हो इस बात को। ये बात हो गई अंग की पूरी। अब यहाँ आइए मगध, और अब मगध के बारे में आसान रहेगी बात। ये मगध रहा, ये नक्शा मगध के उत्तर में, और मगध के उत्तर में गंगा, और गंगा के उत्तर में कौन, वैशाली के लिच्छवी। ठीक इसके ऊपर यहाँ आ जाएंगे, नेपाल की तलहटी तक जाते हो, बार बार पढ़ते हो। उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर, जिसको वैशाली कहते हो, और वो ठीक आगे भी जाता है, नेपाल तक जाता है। मिथिला के विदेह राजा जनक, नेपाल का जनकपुरी आज का गांव, तो यहाँ से शुरू होता है गंगा के ऊपर से, और यहाँ तक जाता है, वो वैशाली के लिच्छवी हो गए। आप यूं कह सकते हो मगध के उत्तर में वज्जी संघ था, और वैशाली की लिच्छियों से विवाह किया था ना बिंबिसार ने, चेतक की पुत्री चेलना से। क्यों, खतरा था उसको ऊपर से, इसलिए उनको मित्र बनाया था उसने। तो यहाँ दूसरी जो है मगध, और उनके जिले मैंने लिख दी, पटना और गया, 2 जिले। इधर से चंपा अलग करती है, उत्तर में गंगा बहती है, पूर्व में सोन बहती है, और सोन नदी इसको एक चीज से और अलग करती है, गंगा और सोन, कौशल देश। आगे बढ़ोगे तो उत्तर प्रदेश आएगा, और कौशल राज्य किसका, राजा राम का। तो यहाँ ये ढांचा तो ध्यान रखे, यहाँ सब जानते हो, बिहार के साथ नीचे से विंध्याचल पर्वत काटता है, ये उसकी 4 सीमाएं हो गई। अब यहाँ उसके नाम, इसके कई नाम मिलते हैं। जो इसकी पुरानी राजधानी है वो तो है गिरिव्रज, ये सबने सुना। उसके बाद राजधानी है गिरिव्रज। क्यों, 5 पहाड़ियों के बीच में, गिरियों के बीच में बना हुआ नगर गिरिव्रज। फिर राजगृह, ये 2 तो सबको पता है, पिछली बार पेपर में कुछ और ही आ गया। ये जो नाम दिए गए हैं, ये दिए कहाँ गए हैं, ये भी तो बड़ी बात है। गिरिव्रज और राजगृह का नाम दिए, महाभारत में दिए हुए हैं। गिरिव्रज, राजगृह, मगधपुरी, बृहद्रथपुरी, 7 नाम है इसके। मगध के 7 नाम है, हमें तो 2 ही पता है, या तो पाटलिपुत्र, वो तो नाम ही नहीं है इसमें, तो बहुत बात का नाम है। हम कौन सी सदी की बात कर रहे हैं, 6ठी सदी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। महाजनपद युग का मतलब क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, महात्मा बुद्ध का युग, महाजनपद युग। तो कितने नाम ये हो गए, गिरिव्रज, राजगृह, मगधपुरी, बृहद्रथपुरी। याद हो पुराण क्या कहते हैं, हर्यंक राजवंश से पहले वहां पर किस राजवंश का शासन, बृहद्रथ वंश का था। तो ये 4 नाम तो ये हो गए। रामायण में इसको कहा गया है वसुमती, किसको, मगध को। हवेन सांग अपनी किताब में उसको कुशाग्रपुर कहता है, ये पिछले बार पेपर में आया। कुशाग्रपुर किसका नाम था, पुराना नाम ही पूछा, और मेरा भी गलत हुआ, तब तक मुझे पता नहीं था।
मेरी उस गाइड में ही नहीं, तो किताब ही नहीं मिली थी मुझे। ये नाम पहली बार उसी में मिले हैं, किसी किताब में नहीं। इसीलिए तो कहता हूँ जिस किताब से पेपर ले रहा हूँ उसमें से सारा पेपर आया, पिछली बार सारा आ गया, लेकिन वो मेरे को बाद में मिली। छपती तो है ही नहीं, अब 2007 की है, वो भी कहीं से मार के लाया हूँ, ठगी करी है। ये अभी हो गया। एक नाम और है, एक नाम इसका ये मिलता है बिंबिसारपुरी, और ये नाम जिसने दिया है उस विद्वान का नाम है बुद्ध घोष। बुद्ध घोष की किताब याद है, विशुद्धि मग्ग, अगर कहीं पढ़ा हो, बुद्ध घोष का विशुद्धि मग्ग। ये नाम है 7, और 7वां नाम और रखा हुआ बिंबिसारपुरी। अब मगध की बात पूरी होगी, अभी मगध की बात अधूरी है। पटना और गया जिले वर्तमान में, दोबारा बोल रहा हूँ। और मगध राज्य की सीमा किससे सटती है? इधर अंग से चंपा नदी अलग करती है, और मगध के ऊपर में गंगा, पूर्व में सोन, दक्षिण में विंध्य। और इसके नाम गिरिव्रज, पहली राजधानी, राजगृह मगधपुरी, बृहद्रथपुरी, किसके अनुसार? महाभारत। रामायण के अनुसार वसुमती, और वेन सांग के अनुसार कुशाग्रपुर, और बिंबिसारपुरी किसके अनुसार? बुद्ध घोष के अनुसार। ये हो गए नाम, इसके नाम है 7। और इसके बाद हम ये जानेंगे कि मगध को, अभी इतना ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में मगध तो पूरा है। जब ये 16 महाजनपद पूरे हो जाएंगे तो मगध साम्राज्य में एक हर्यंक वंश आपके सिलेबस में है, तो हर्यंक वंश अभी इसके आगे वो शुरू होता है, तो वो यहाँ नहीं, यहाँ एक बार इतना ही, सिर्फ महाजनपद की लोकेशन। फिर हम आगे पढ़ेंगे बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, नागभट्ट, अनिरुद्ध, दाशक, उन्होंने क्या किया, वो बाद में। लेकिन अभी इतनी बात, ये हो गया मगध। और आज इतना ही, कल इस वाले महाजनपद पूरे हो जाएंगे। 3-4 ही बड़े हैं। काशी के बारे में भी एक नई बात बताऊंगा। सुरुंधना, सुदर्शना, कुशावती, बड़े नाम हैं उसके, जो हमें पता ही नहीं किताबों में।